हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का पार्ट 3। मित्रों, औद्योगिक क्रांति के पार्ट 3 में हम औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक क्रांति में जो आविष्कार हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। कुछ आविष्कारों को मैं आपको 2 पार्टों में पढ़ा चुकी हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे लौह उद्योग में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए। लौह उद्योग में परिवर्तन। तो मित्रों, लौह उद्योग के कारण औद्योगिक क्रांति में बहुत ही बड़े परिवर्तन हुए, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड में जो लोहे की खानें थी उनके पास ही कच्चा कोयला मिल जाता था। तो लोहे की खानों से लोहा निकालकर उनसे डलवा व पिटवा लोहा बनाकर और उनसे मशीनें तैयार की गई। मित्रों, तो औद्योगिक क्रांति में मित्रों लोहे का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। लोहे की खानें अगर इंग्लैंड में नहीं होती तो औद्योगिक क्रांति भी नहीं होती। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। तो मित्रों, लौह उद्योग में परिवर्तन के फलस्वरूप लुडिजन आंदोलन हुआ। मित्रों, लुडिजन आंदोलन क्या था? लुडिजन आंदोलन मित्रों मजदूर वर्ग ने किया। जो खानों में काम करने वाले व्यक्ति थे, मिलों में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये किया। इंग्लैंड में क्या हुआ कि मशीनी उद्योगों में घरेलू जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। वहाँ पर जब बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा मिलों में काम होने लगा तो घरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो श्रमिकों ने क्या किया कि कारखानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। मिलों को, कारखानों को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन कारखानों ने क्या किया था, घरेलू उद्योग धंधे थे श्रमिकों के, वो नष्ट कर दिए। श्रमिकों ने यह आंदोलन चलाया घरेलू उद्योग धंधों को नष्ट करने के फलस्वरूप श्रमिकों में रोष आ गया। मित्रों, श्रमिकों के रोष के फलस्वरूप ये आंदोलन हुआ। इन्होंने क्या किया, श्रमिकों ने कारखानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। श्रमिकों ने क्या किया, कारखानों को नष्ट करना शुरू कर दिया और इसे ही लुडिजन आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? लुडिजन आंदोलन। मित्रों, लोहा गलाने के लिए पहले क्या होता था, लकड़ी के कोयले का प्रयोग होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब्राहम डर्बी ने कोयला मतलब लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले की जगह पत्थर के कोयले का उपयोग करने की बात कही, जिससे ढलवा लोहे को जो क्या है कि औद्योगिक क्रांति में एक नवीन सोच थी। औद्योगिक क्रांति में एक नवीन आविष्कार था कि लोहे के कोयले से भी मतलब पत्थर के कोयले से भी लोहे को गलाया जा सकता है। पत्थर के कोयले को गलाने की बात कही। और फिर क्या हुआ कि मित्रों, डलवा जो लोहा है उसको पिटवा लोहा बनाने की विधि को क्या कहते थे? पडलिंग विधि। पडलिंग विधि किसको कहते थे मित्रों? डलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की विधि। डलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की जो विधि थी मित्रों, वो क्या कहलाती थी? पडलिंग विधि। और हेनरी कोट के द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। तो पडलिंग जो विधि थी उसका आविष्कार किसने किया? हेनरी कोट ने। तो मित्रों, ये जो नए नए आविष्कार है उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, नए आविष्कार और उनके आविष्कारक। तो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं औद्योगिक क्रांति के टॉपिक से, इसलिए प्लीज़ इनको नोट करें और अच्छी तरह लर्न करें। मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जानते हैं मित्रों, बेसेमर विधि क्या थी और ये किसके द्वारा लाई गई। बेसेमर जो विधि है मित्रों, लोहा से इस्पात बनाने की जो विधि है, लोहा से इस्पात बनाने की विधि को क्या कहा गया? बेसेमर विधि कहा गया मित्रों। और इस बेसेमर विधि को लेके कौन आया मित्रों? हेनरी बेसेमर। इनके नाम पर ही इस विधि का नाम क्या पड़ गया? बेसेमर। हेनरी बेसेमर क्या लेके आए? बेसेमर विधि, लोहे से इस्पात बनाने की विधि लेके आए। संचार के क्षेत्र में भी मित्रों औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तन हुए। 1840 में क्या हुआ? रोलैंड हील के द्वारा डाक पद्धति का आविष्कार किया गया। रोलैंड हील नाम के एक व्यक्ति थे,
उन्होंने डाक पद्धति का आविष्कार किया। डाक पद्धति का आविष्कार संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व आविष्कार था मित्रों। डाक के द्वारा एक जगह के समाचार दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते थे। 1840 में ये आविष्कार किया था रोलैंड हील ने। इसके बाद मित्रों संचार के क्षेत्र में और क्या परिवर्तन हुए? 1844 में सैमुअल मोर्स इन्होंने क्या नया आविष्कार करा? इनके द्वारा तार यंत्र का आविष्कार किया गया मित्रों। संचार के क्षेत्र में तार यंत्र का आविष्कार किया गया। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि टेलीग्राफ का आविष्कार भी उसी वक्त हुआ और टेलीग्राफ को ही तार कहा जाता था मित्रों। जो तार का आविष्कार किया गया था, तार यंत्र, किसने किया था? सैमुअल मोर्स जो व्यक्ति थे, इन्होंने मतलब तार यंत्र का आविष्कार किया और इसको ही क्या कहा जाता था? इसको ही टेलीग्राफ कहा जाता था मित्रों। इसके बाद मित्रों नवीन आविष्कार संचार के क्षेत्र में और भी हुए। जैसे 1866 में हम पढ़ते हैं कि 1866 में सरयू रस फील्ड के द्वारा महाद्वीपों को जोड़ने के लिए, मित्रों देखो कितना बड़ा आविष्कार किया इस व्यक्ति ने, सरयू रस फील्ड। इन्होंने फील्ड में आके काम किया, इसको ऐसे याद किया जा सकता है मित्रों। सरयू रस फील्ड ने फील्ड में आके काम किया और दो महाद्वीपों को जोड़ने के लिए क्या बना दिया? इन्होंने प्रथम अंतरजलीय तार यंत्र बनाया। दो महाद्वीपों को जोड़ने की इन्होंने पत्ती बना दी, पत्ती का आविष्कार कर दिया। और ये दो महाद्वीप कौन से थे मित्रों? उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ने के लिए क्या बनाया इन्होंने? अंतरजलीय तार तंत्र। क्या बनाया मित्रों? अंतरजलीय तार तंत्र। तो ये एक नई पत्ती का इन्होंने आविष्कार किया, बहुत ही बड़ा आविष्कार था मित्रों इस टाइम में, 19वीं शताब्दी का। 1876 में मित्रों एक नवीन आविष्कार होता है तकनीकी में। 1876 में जो संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति थी एक तरह की। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का जो आविष्कार है वो संचार के क्षेत्र की अभूतपूर्व क्रांति थी मित्रों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया मित्रों। किसका? टेलीफोन का। तो ये भी संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई इनके आविष्कार के द्वारा। और कब किया गया? 1876 में। इसके बाद मित्रों 1878 में जॉन लोकी बेयर्ड के द्वारा क्या किया गया? टीवी का आविष्कार किया गया। पूछ सकते कि टीवी का आविष्कार किसने किया मित्रों? हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जॉन लोगी बेयर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया मित्रों। टीवी का आविष्कार कब किया? 1878 में। फिर मित्रों जानते हैं कि 1926 में क्या हुआ कि टीवी का जो आज हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, जो घर घर में आज टीवी लगे हुए हैं, संचार के क्षेत्र में जो टीवी है उसका आविष्कार तो मित्रों 1878 में ही हो गया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने आविष्कार किया था। और जो इसका आधुनिक स्वरूप है टीवी का वर्तमान में, वो 1926 में आया मित्रों। औद्योगिक क्रांति के मित्रों परिणाम स्वरूप उपनिवेशों पर नियंत्रण रखना, जो तकनीकी में प्रगति हुई उसके कारण उपनिवेशों पर नियंत्रण रखना अब इंग्लैंड के लिए आसान हो गया था, क्योंकि संचार का जो माध्यम था एक बहुत बड़ा माध्यम था लोगों से संपर्क साधने का और एक जगह से दूसरी जगह पर समाचार पहुंचाने का। परिवहन के क्षेत्र में मित्रों, परिवहन के क्षेत्र में भी औद्योगिक क्रांति के कारण नवीन आविष्कार हुए परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में जानते हैं कैसे क्या आविष्कार हुए। एक पत्ती थी मित्रों मैकेडाइजम। ये मैकेडाइजम पत्ती क्या थी? ये पत्ती मित्रों लेके आए मैकाडम।
मैकाडम नाम के एक व्यक्ति थे और इन्हीं के नाम पर इस पत्ती का नाम पड़ गया मैकाडाइजम। मैकाडम ये व्यक्ति थे और इन्होंने कौन सी पत्ती लाई? मैकाडाइजम। मैकाडाइजम। और इस पत्ती के द्वारा क्या किया गया मित्रों? सड़क निर्माण की जो इन्होंने विधि बताई उसको क्या कहा गया? मैकाडाइजम कहा गया। और इस विधि से क्या है कि सड़क अधिक मजबूत बनने लगी मैकाडाइजम विधि से। और उत्पादित जो कच्चा माल, इंग्लैंड उपनिवेशों से जो कच्चा माल लेके आता था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जाने लगा, क्योंकि अब जो सड़कें थी पक्की और मजबूत बनने लगी। इसके बाद मित्रों इतिहास में एक नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिनका नाम है फर्डिनेंड द लेस्पस। इन्होंने क्या काम किया मित्रों? क्या महत्वपूर्ण काम किया? ये मित्रों फ्रांस के निवासी थे। फर्डिनेंड द लेस्पस कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे और इनके द्वारा स्वेज नहर का निर्माण किया गया। स्वेज नहर मित्रों व्यापारिक मार्ग बन गया और इससे क्या है कि लाल सागर से भूमध्य सागर को जाने वाले जितने भी व्यापारी थे, व्यापारिक कारोबार था वो सब आसानी से सुगम हो गया मित्रों। विदेशी व्यापार सुगम हो गया। तो स्वेज नहर का जो निर्माण था वो भी औद्योगिक क्रांति की ही देन है मित्रों। और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, मिस्र के राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे जिस वक्त स्वेज नहर का निर्माण होता है? तो थे नासिर। नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया मित्रों। ये जो स्वेज नहर है वो मिस्र के अंडर में आती है और इन्होंने क्या है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, ईडन थे मित्रों इस वक्त मिस्र के प्रधानमंत्री, तो मिस्र के राष्ट्रपति तो नासिर थे लेकिन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो ईडन थे मित्रों। इस वक्त कौन थे? ईडन ने नासिर को नील का मुसोलिनी कहा मित्रों। इनको क्या कह दिया? नील का मुसोलिनी। तो ऐसे ही मित्रों और भी कई आविष्कार हुए हैं, जैसे मतलब सिंचाई के क्षेत्र में देखें या जैसे जेम्स ब्रिडले का नाम आता है, एक जेम्स ब्रिडले। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या है कि 1861 में इंग्लैंड में ब्रिज वाटर का निर्माण किया। ब्रिज वाटर का निर्माण किया जिससे क्या है कि सिंचाई व्यवस्था विकसित हो गई इंग्लैंड में। और मित्रों मैनचेस्टर 1830 में क्या हुआ? 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य पहली रेल चलाई गई। यानी कि ब्रिज वाटर का, यानी कि पानी के ऊपर इन्होंने एक मतलब डैम बना दिया या ब्रिज बना दिया और क्या है उसके ऊपर रेल चला दी। तो 1830 में क्या है मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का प्रमुख स्थान है, व्यापारिक क्षेत्र मित्रों, मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य पहली रेल चलाई गई। मैनचेस्टर से लिवरपूल तक पहली रेल चलाई गई 1830 में। किस कारण मित्रों? पहले ये आवागमन का साधन यहाँ पे नहीं था। जब वाटर ब्रिज बन गया या ब्रिज वाटर बन गया तब ये रेल आवागमन का साधन वहाँ बन गई 1830 में। इसके बाद हम जानते हैं मित्रों औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। ये तो हमने इसके नए आविष्कार जाने, अभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। पहला हम जानते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ मित्रों? आर्थिक प्रभाव ये हुआ कि उत्पादन में वृद्धि होगी और कुटीर उद्योग धंधों का मित्रों नाश हो गया, क्योंकि बड़े बड़े मिलों में, कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन होने लगा तो कुटीर उद्योग का नाश हो गया। नगरों का विकास होने लगा और गांव क्या थे वो नष्ट होने लगे। इसके तहत मित्रों ये भी हुआ कि संकुचित राष्ट्रीयता का विकास हुआ। संकुचित राष्ट्रीयता के मित्रों क्या समझते हैं हम? क्या मतलब है इसका? संकुचित राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों को संरक्षित किया गया।
इसके तहत आयातित वस्तुओं पर अधिक कर लगाया गया, यानी कि निर्यात को बढ़ावा दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि अब कोई भी वस्तु किसी भी देश से आयात ना करनी पड़े, निर्यात करना पड़े। तो ये एक संकुचित मानसिकता, संकुचित राष्ट्रीयता थी। अब जानते हैं मित्रों, सामाजिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति, तो मित्रों सामाजिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा। व्यक्ति का महत्व बढ़ गया औद्योगिक क्रांति के कारण, और संयुक्त परिवार प्रणाली जो पहले चलती थी, कुटीर उद्योगों के कारण सब परिवार साथ मिलकर रहते थे, सब साथ मिलकर काम करते थे, वो अब क्या थी, वो प्रणाली खत्म हो गई और व्यक्तिगत जो श्रमिक वर्ग की जो समस्याएं थी वो उत्पन्न हो गई। अब क्या है, एक नया श्रमिक वर्ग खड़ा हो गया जो मिलों में काम करता था, बड़े बड़े कारखानों में काम करता था, और इनकी जो समस्याएं उत्पन्न हो गई कि इनको काम करने का मतलब ज़्यादा काम का कम पैसा मिलता था, ज़्यादा काम का कम पैसा, यानी कि काम तो इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता था लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या होगी। स्त्रियों व मजदूरों के जो बच्चे थे, इनके जो परिवार थे, स्त्री और बच्चे थे, उनकी स्थिति मित्रों बहुत ही दयनीय हो गई। समाज में क्या हुआ कि भावनात्मक संबंध खत्म हो गए, कमजोर हो गए। भावनात्मक संबंध कैसे मित्रों, जो एक पिता का पुत्र से होता है, पत्नी का अपने पति से होता है, बच्चों से होता है, वो क्या है, उनमें दूरियां बढ़ गई, भावनात्मक संबंध खत्म हो गए या कमजोर हो गए। ये भी औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक प्रभाव था मित्रों, कमजोर हो गई। भावनात्मक संबंध मित्रों कमजोर हो गई। जब एक व्यक्ति की रोजी रोटी की समस्या ही हल ना हो तो उसे और कुछ सोचने विचारने का वक्त ही नहीं मिलता, जब वो एक टेंशन से मुक्त ही नहीं होता। नगद का महत्व बढ़ गया मित्रों, अब हर चीज़ जो थी उसमें नगद का ही महत्व बढ़ गया। वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो समाप्त सी हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में जन्म दर में वृद्धि होगी, क्योंकि अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा तो जन्म दर तो बढ़नी थी। इसके बाद मित्रों राजनीतिक प्रभाव भी इसके बढ़े। राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े इसके, औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव मित्रों, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूर वर्ग की समस्याओं का उदय हुआ। ये मैंने पहले ही बताया, फिर श्रमिकों की समस्याएं खड़ी हो गई, एक बड़ा सारा मजदूर वर्ग खड़ा हो गया। यूरोप की जनसंख्या भी बढ़ गई, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो मिलों में और कारखानों में काम करते थे, तो एक बहुत बड़ा वर्ग और उसकी बहुत बड़ी समस्याएं, जिससे राज्य द्वारा उद्योगों पर नियंत्रण करने की मांग बढ़ी। यानी कि ये मजदूर वर्ग क्या चाहता था कि हमारी जो समस्याएं हैं वो राज्य हल करे। मजदूर वर्ग ने मांग उठाई, क्या मांग उठाई कि उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो। और उद्योगपतियों ने क्या किया कि राज्य के जो हस्तक्षेप थे उनमें, राज्य के जो कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने राजनेताओं को पैसे से खरीदना शुरू कर दिया मित्रों। किसने? उद्योगपतियों ने। ये जो बड़े बड़े पूंजीवादी उद्योगपतियों ने जो राजनेता थे, राजनीति के सत्ता में राजनेताओं को खरीदना शुरू कर दिया या राज्य के कामों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया मित्रों। तो इसका एक औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो राजनीति पर भी पड़ता है। इसके बाद मित्रों इसमें एक परिवर्तन और होता है, एक प्रभाव और पड़ता है। वो क्या होता है? नवीन विचारधारा का जन्म होता है मित्रों। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा का जन्म या उदय। क्या होता है मित्रों? कौन सी विचारधारा होती है? तो विद्वानों ने राज्य के औद्योगिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने ये बात कही कि राज्य को औद्योगिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूंजीपति वर्ग का, इससे क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग का जो है वो वर्चस्व बढ़ने लगा। जब राज्य औद्योगिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व तो बढ़ेगा ही, और जो गरीब मजदूर था वो और गरीब होता गया। माल्थस ने एक बात कही मित्रों, इसके संदर्भ में माल्थस नाम के एक विचारक हुए हैं, उसने कहा
कि उत्पादन की निश्चित सीमा होती है, उत्पादन की एक निश्चित सीमा होती है। उत्पादन की अपेक्षा जन्म दर में तेजी से वृद्धि होती है, अतः मजदूरों को कम मजदूरी दी जानी चाहिए। यानी कि जितना उत्पादन हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है तो मजदूरों को वेतन कम मिलना चाहिए, जिससे वे अधिक खाद्य सामग्री न खरीदे। इस विचार से यूरोप में मजदूरों का शोषण शुरू हुआ। यानी कि ये जो काल था, औद्योगिक क्रांति का काल, पूरी तरह मित्रों मजदूरों और श्रमिक वर्ग के शोषण का काल था, क्योंकि उनको पूरी तरह से अधीन बनाकर, या उद्योगपति जो थे उनको पूरी तरह से शोषित करके उनसे काम करवाते थे मिलों में मजदूरों से। तो ये मजदूर वर्ग जो था पूरी तरह शोषित था इस टाइम में। ये इस औद्योगिक क्रांति की विडंबना है कि मजदूर वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था मित्रों औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि इनके स्वयं के जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग धंधे थे मित्रों, वो नष्ट हो गए। और इस तरह की मजदूर वर्ग जो था ये बहुत ज़्यादा दुखी था औद्योगिक क्रांति के कारण। इसके बाद मित्रों वाणिज्यवाद के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगली वीडियो देखनी होगी। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल।